नमस्कार। प्रस्तुत है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चोखेर बाली का तीसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। राजलक्ष्मी अपनी बहू आशा को घर गृहस्थी के काम धंधे सिखाने में लग जाती है, पर इससे महेंद्र को ऐसा लगता है कि वह आशा के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहा। वो अपनी माँ को कहता है कि वह आशा को पढ़ाना लिखाना चाहता है। अगर वह घर के ही काम करती रहेगी तो पढ़ेगी कब। इस पर राजलक्ष्मी नाराज होकर आशा को घर के काम धंधों से मुक्त कर देती है और खुद ही सारे काम करने में लग जाती है। राजलक्ष्मी अन्नपूर्णा से भी नाराज रहती है, क्योंकि उसे यह लगता है कि इसी की वजह से महेंद्र की शादी आशा से हुई। महेंद्र और आशा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं और इससे राजलक्ष्मी चिढ़ी रहती है। वो अपना सारा दर्द बीच बीच में बिहारी से बताती रहती है। इसी प्रेम जाल में फंसकर महेंद्र अपनी डॉक्टरी की परीक्षा में भी फेल कर जाता है। राजलक्ष्मी परेशान होकर थोड़े दिनों के लिए अपने मायके जाने का फैसला लेती है। हालांकि वह दिल से चाहती है कि बारिश के मौसम में महेंद्र उसे गांव जाने से रोके, पर महेंद्र उन्हें नहीं रोकता, जाने देता है। गांव में राजलक्ष्मी की मदद के लिए विनोदिनी उनके पास आ जाती है। यह वही विनोदिनी है जिससे राजलक्ष्मी एक समय में महेंद्र का विवाह कराना चाहती थी, पर महेंद्र ने उसे बिना देखे ही इनकार कर दिया था। अब विनोदिनी एक विधवा है। राजलक्ष्मी विनोदिनी के व्यवहार और गृह कार्य की दक्षता को देखकर बहुत प्रभावित हो जाती है और सोचती है कि काश वो ही उसकी बहू होती। इसी बीच अन्नपूर्णा घर बार त्याग कर काशी जाने का निश्चय ले लेती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। आशा को डर लगा। यह क्या हुआ? माँ चली गई, मौसी चली गई। उन दोनों का सुख मानो सबको खल रहा है। अब उसकी बारी है शायद। सुने घर में दाम्पत्य की नई प्रेम लीला उसे न जाने कैसी लगने लगी। संसार के कठोर कर्तव्यों से प्रेम को फूल के समान तोड़कर अलग कर देने पर यह अपने ही रस से अपने को संजीवित नहीं रख पाता, धीरे धीरे मुरझाकर विकृत हो जाता है। आशा को भी ऐसा ही लगने लगा कि उनके अथक मिलन में एक थकान और कमजोरी है। वह मिलन रह रहकर मानो शिथिल हो जाता है। प्रेम की जड़ अगर कामों में न हो तो भोग का विकास पूर्ण और स्थायी नहीं होता। महेंद्र ने भी अपने विमुख संसार के खिलाफ विद्रोह करके प्रेमोत्सव के सभी दीपों को एक साथ जलाकर बड़ी धूमधाम से सूने घर के अमंगल में ही आशा से कहा, तुम्हें यह क्या हो गया है चुन्नी? मौसी चली गई तो इस तरह मुंह लटकाए क्यों रहती हो? हम दोनों के प्रेम में क्या सभी प्रेम समाये हुए नहीं हैं? आशा दुखी होकर सोचती, अपने प्रेम में कोई अपूर्णता तो है। मैं तो मौसी की बातें सोचा करती हूँ। सास चली गई, इसका मुझे डर लगता है। घर के काम काज अब ठीक से नहीं चलते। नौकर चाकर कन्नी काटने लगे हैं। तबीयत खराब है कहकर नौकरानी एक दिन नहीं आई। रसोई पकाने वाला ब्राह्मण शराब पीकर गायब हो गया। महेंद्र ने आशा से कहा, खूब मजा आएगा, आज हम लोग खुद ही रसोई बनाएंगे। गाड़ी से महेंद्र न्यू मार्केट गया। कौन सी चीज कितनी चाहिए इसका उसे कुछ पता न था। बहुत सा सामान उठा उठा कर खुशी खुशी घर लौटा। उन चीजों का क्या किया जाए यह आशा भी ठीक से न जानती थी। प्रयोग में ही दिन के 2-3 बज गए और बहुत सा अजीबोगरीब खाना तैयार करके महेंद्र को बड़ा मजा आया, लेकिन आशा महेंद्र के उस मजे में साथ न दे सकी। अपनी अज्ञानता पर उसे मन ही मन बड़ी लज्जा और कुढ़न हुई। कमरे की चीजें इस कदर बिखर गई थीं कि जरूरत पर कुछ पाना भी कठिन था। महेंद्र की डॉक्टरी वाली छुरी एक दिन तरकारी काटने के काम आई और कूड़ों के ढेर में जा छिपी। जिस पर वह नोट लिखा करता था वह कॉपी पंखे का काम करके अंत में रसोई की राख में आराम करने लगी। इन अनहोनी घटनाओं से महेंद्र के कौतुक की सीमा न रही, लेकिन आशा को इससे तकलीफ होने लगी। बेतरतीबी के बहाव में सारी गृहस्थी को बहाकर हंसते हुए उसी के साथ बहते जाना उस बालिका को विभीषिका जैसा प्रतीत हुआ। एक दिन शाम को दोनों बरामदे में बैठे थे। सामने खुली छत। बारिश खुल जाने से कलकत्ता की दूर तक फैली इमारतों की चोटियां चांदनी में नहा रही थीं। बगीचे से मौलसिरी के बहुत से फूल लाकर आशा माथा झुकाए माला गूंथ रही थी। महेंद्र खींचातानी करके रुकावट डाल के उल्टा सीधा सुनाकर नाहक ही झगड़ा करना चाहता था। बेवजह इस तरह सताए जाने के कारण आशा उसे झिड़कना चाहती थी,
कि किसी बनावटी उपाय से उसका मुंह दबाकर महेंद्र उसकी बात को मुख से निकलने से पहले ही दबा रहा था। किसी पड़ोसी के पिंजरे की कोयलिया कूक उठी। महेंद्र ने उसी दम अपने सिर पर झूलते हुए पिंजरे को देखा। अपनी कोयल पड़ोस की कोयल की बोली चुपचाप कभी नहीं सह सकती। आज वह चुप क्यों है? महेंद्र ने कहा, तुम्हारी आवाज से लजा गई है। उत्कंठित होकर आशा ने कहा, आज इसे हो क्या गया? आशा ने निहोरा करके कहा, मजाक नहीं, देखो ना उसे क्या हुआ है। महेंद्र ने पिंजरे को उतारा, पिंजरे पर लिपटे हुए कपड़े को हटाया, देखा कोयल मरी पड़ी थी। अन्नपूर्णा के जाने के बाद खानसामा छुट्टी पर चला गया था। कोयल का किसी ने ख्याल न किया था। देखते ही देखते आशा का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी अंगुलियां चल न सकीं, फूल यूं ही पड़े रह गए। चोट तो महेंद्र को भी लगी, लेकिन नाहक ही रस भंग होगा इसलिए उसने इसे हंसकर टाल जाने की कोशिश की। बोला, अच्छा ही हुआ, मैं इधर डॉक्टरी को निकलता और उधर से वह कमबख्त कू कू करके तुम्हें जलाया करती थी। यह कहकर बाहुपाश में लपेटकर उसने आशा को अपने पास खींच लेना चाहा। अपने को धीरे धीरे उसके बंधन से छुड़ाकर आशा ने आंचल से मौलसिरी के सब फूल गिरा दिए और बोली, छी छी, अब देर क्यों, जल्दी जाकर माँ को ले आओ। इतने में दुतल्ले से महेंद्र भैया की पुकार सुनाई पड़ी। अरे रे, आओ आओ, महेंद्र ने जवाब दिया। बिहारी की आवाज से उसका हृदय खिल उठा। विवाह के बाद वह इन दोनों के सुख में बाधक बनकर कभी कभी आता रहा है। आज वही बाधा सुख के लिए निहायत जरूरी लगी। बिहारी का आना आशा को भी अच्छा लगा। वह जरा सा घूंघट खींचकर जल्दी से उठ बैठी। महेंद्र बोला, अरे जा कहाँ रही हो, कोई और नहीं, अपना बिहारी आ रहा है। आशा ने कहा, भाई साहब के लिए नाश्ता तो ले आऊं। एक काम का मौका आ गया। इससे आशा का अवसाद कुछ हल्का हो गया। सास की कुशलता जानने के लिए घूंघट काढ़े वह आ खड़ी हुई। बिहारी से अभी वह बोलती चालती नहीं। अंदर कदम रखते ही बिहारी ने कहा, तौबा तौबा, कैसे कवित्व के बीच में मैं आ टपका। खैर फिक्र न करो भाभी, मैं बैरंग वापस जाता हूं। आशा ने महेंद्र की तरफ ताका। महेंद्र ने पूछा, माँ की क्या खबर है बिहारी? बिहारी बोला, माँ और चाची की चर्चा अभी क्यों भाई, अभी तो काफी समय है। सच ए नाइट वॉज नॉट मेड फॉर स्लीप नॉर फॉर मदर्स एंड आंट्स। यह कहकर बिहारी लौट पड़ा। महेंद्र ने उसे जबरदस्ती खींचकर बिठा दिया। बिहारी ने कहा, देख लो भाभी, कसूर मेरा नहीं है, यह मुझे जबरन खींचकर बिठा रहा है। पाप इसने किया है, अभिशाप मुझ पर न पड़े। आशा से कोई जवाब देते नहीं बनता, इसलिए ऐसी बातों से वह खींच उठती है। बिहारी जानकर उसे तंग करता है। बिहारी ने कहा, घर की हालत आंखों से देख रहा हूं, अब भी क्या मां को लाने का वक्त नहीं आया? महेंद्र ने कहा, बेशक, हम तो उन्हीं की राह देख रहे हैं। बिहारी ने कहा, यही जताते हुए उन्हें पत्र लिखने में तुम्हें नाम मात्र का समय लगेगा, लेकिन उनकी खुशी का अंत न रहेगा। भाभी 2 मिनटों के लिए महेंद्र भैया को तुम्हें फुर्सत देनी पड़ेगी, मेरी दरखास्त रही। आशा बिगड़कर चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र बोला, जाने किस शुभ घड़ी में तुम दोनों की भेंट हुई थी, आखिर सुलह नहीं हो सकी, वही खटपट। बिहारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तो बर्बाद किया ही, पत्नी भी बर्बाद करने पर तुली है। यही मुझसे नहीं देखा जाता, इसी से जब तब कुछ कह देता हूं। महेंद्र, मगर नतीजा क्या होता है उसका? नतीजा तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं होता होगा, मेरे लिए तो बहुत होता है। बिहारी ने खुद बैठकर महेंद्र से चिट्ठी लिखवाई और उस चिट्ठी के साथ दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को लेने गया। राजलक्ष्मी समझ गई कि चिट्ठी बिहारी ने लिखवाई है, मगर फिर भी उनसे रहा न गया। उनके साथ साथ विनोदिनी भी आई। राजलक्ष्मी ने लौटकर घर की जो बदतर हालत देखी, तमाम घर यूं ही गंदा पड़ा, तितर बितर, इसलिए बहू के प्रति उनका मन और भी खराब हो गया। लेकिन बहू में यह कैसा परिवर्तन? वह छाया से उनके पीछे डोलती फिरती है, कहे न कहे हर दम हर काम में हाथ बटाने को मुस्तैद।
बीच बीच में वो उससे कह उठती, छोड़ो छोड़ो, मिट्टी पलीत करके रख दोगी तुम, जो काम आता नहीं उसमें हाथ क्या डालना। राजलक्ष्मी के जी में आया, हो न हो अन्नपूर्णा के चले जाने से ही बहू की यह तरक्की हुई है। लेकिन फिर मन में आया, महेंद्र सोचेगा चाची थी तो मैं बीवी के साथ निष्कंटक मौज किया करता था, और माँ का पहुंचना था कि विरह का दुख शुरू हो गया। इससे तो यही साबित होगा कि चाची उसकी शुभचिंतक रही और माँ सुखों का कांटा है। रहने दो, अपने को क्या पड़ी है। इधर कहीं महेंद्र दिन को आशा को बुला भेजता तो बहू जाने में आनाकानी करती, राजलक्ष्मी ही झिड़का करती, महेंद्र बुला रहा है और तुम टालती जाती हो। ज्यादा प्यार दुलार पाने का यही नतीजा होता है। जाओ, सब्जियां मैं देख लूंगी। फिर शुरू होता वही स्लेट पेंसिल और चारू पाठ का झूठा नाटक। प्रेम के अकारण अभियोग से एक दूसरे को दोषी ठहराना, किसका प्रेम ज्यादा वजनी है इस पर निरर्थक वाद विवाद करना, वर्षा के दिन को रात और चांदनी के रात को दिन बनाना। ऐसे में एक दिन विनोदिनी आशा के गले से लिपट कर बोली, बहन तुम्हारा सौभाग्य अक्षय हो, जुग जुग जियो। लेकिन चूंकि मैं दुखिया हूं, इसलिए क्या मेरी तरफ से एक नजर ताकना भी गुनाह है? आशा छुटपन से ही अपने आत्मीय के यहाँ पराई सी पली थी, इसीलिए लोगों के सामने वह सदा संकुचित रहा करती। जुड़े भौहों, तीखी निगाह, अनिद्ध मुखड़ा और भरी हुई जवानी लिए जब विनोदिनी आई तो खुद बढ़कर उससे परिचय करने की हिम्मत आशा की न हुई। आशा ने गौर किया, राजलक्ष्मी से विनोदिनी को किसी भी तरह का संकोच नहीं, और मानो आशा को दिखा दिखाकर राजलक्ष्मी भी उसका काफी आदर करती। यह भी देखा कि घर के कामकाज में विनोदिनी पटु है, प्रभुत्व मानो उसके लिए बहुत ही सहज है। स्वभाव सिद्ध नौकर नौकरानियों से काम लेने, झिड़कने, फटकारने और हुक्म देने में उसे जरा भी हिचक नहीं होती, संकोच नहीं होता। यह सब देखभाल कर विनोदिनी के आगे आशा अपने आप को बहुत छोटा समझने लगी। वही सर्वगुण संपन्न विनोदिनी जब खुद उससे नेह की भीख मांगने आई तो उसका आनंद चौगुना होकर उमड़ पड़ा। जादूगर के माया तरु की तरह उसके प्रेम का बीज एक ही दिन में अंकुराया, पत्तों से लद गया और फल फूल उठा। आशा ने कहा, हम तुम सखियां हुई, कोई नाम छोड़ रखें अपना? विनोदिनी ने हंसकर पूछा, आखिर क्या? आशा ने बहुत से अच्छे अच्छे नाम गिनाए, हरसिंगार, कदम्ब, मौलसिरी। विनोदिनी बोली, ये सारे के सारे नाम बहुत पुराने पड़ गए हैं, इन दुलार के नामों की कोई कद्र नहीं। आशा ने पूछा, फिर तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? हंसकर विनोदिनी ने कहा, आंख की किरकिरी। दोस्तों, आंख की किरकिरी का मतलब चोखेर बाली होता है। आशा कोई मीठा सा नाम ही चाहती थी, लेकिन विनोदिनी की पसंद से उसने दुलार की इस गाली को ही कबूल कर लिया। बाहों से उसकी गर्दन लपेट कर बोली, मेरी आंख की किरकिरी, और वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आशा को एक साथी की बड़ी जरूरत थी। प्यार का त्योहार भी महज दो आदमियों से नहीं मनता, मीठी बातों की मिठाई बांटने के लिए गैरों की भी जरूरत पड़ती है। भूखी प्यासी विनोदिनी भी नई बहू से प्रेम के इतिहास को शराब की दहकती हुई सुरा के समान कान फैलाकर पीने लगी। सूनी दोपहरी में जब माँ सो रही होती, घर के नौकर चाकर निचले तल्ले में आरामगाह में छिप जाते। बिहारी की ताकीद से महेंद्र कुछ देर के लिए कॉलेज चला गया होता और धूप से तपी नीलिमा के एक छोर से चील की तीखी आवाज बहुत धीमी सुनाई देती तो कमरे के फर्श पर अपने बाल को तकिए पर बिखेरे आशा लेट जाती और पेट के नीचे तकिया रखकर पट पड़ी विनोदिनी गुनगुन स्वर से कही जाने वाली उसकी कहानी में तन्मय हो जाती। आशा की कनपट्टी लाल हो उठती, सांसें तेज चलने लगती। विनोदिनी खोद खोद कर पूछती और छोटी से छोटी बात भी निकाल लेती। एक ही बात कई बार सुनती, घटना खत्म हो जाती तो कल्पना करती, अच्छा बहन, कहीं ऐसा होता तो क्या होता, और यह होता तो क्या करती। इन अनहोनी कल्पनाओं की राह में सुख की बातों को खींचकर दूर तक ले जाना आशा को भी अच्छा लगता। विनोदिनी कहती, अच्छा भाई आंख की किरकिरी, तुझसे कहीं बिहारी बाबू का ब्याह हुआ होता तो?
आशा, राम राम, ऐसा न कहो, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। हाँ, तुम्हारे साथ होता तो क्या कहने, चर्चा तो तुमसे भी चली थी। विनोदिनी, मुझसे तो जाने कितनों की कितनी ही बार चली, न हुआ तो ठीक ही हुआ, मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं। आशा प्रतिवाद करती। वह भला यह कैसे कबूल कर ले कि विनोदिनी की अवस्था उससे अच्छी है। उसने कहा, जरा यह सोचकर तो देखो, अगर मेरे पति से तुम्हारा ब्याह हो जाता। होते होते तो रह ही गया ना। होते होते ही रह गया, क्यों नहीं हुआ। आशा का यह बिस्तर, यह पलंग, सभी तो उसी का इंतजार कर रहे थे। उस सजे सजाए कक्ष को विनोदिनी देखती और इस बात को कभी किसी तरह न भुला पाती। इस घर की वह महज एक मेहमान है। आज उसे जगह मिली है, कल उसे घर छोड़कर जाना होगा। तीसरे पहर विनोदिनी खुद अपनी अनूठी कुशलता के साथ आशा का जूड़ा बांध देती और जतन से श्रृंगार करके उसे पति के पास भेजा करती। इस तरह वह खामखा देर करा देना चाहती थी। नाराज होकर महेंद्र कहता, तुम्हारी यह सहेली तो टस से मस होने का नाम नहीं लेती, घर से कब जाएगी। उतावली होकर आशा कहती, ना, मेरी आंख की किरकिरी पर तुम नाराज न हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी चर्चा उसे कितनी अच्छी लगती है, किस जतन से वह सजा सवार कर मुझे तुम्हारे पास भेजती है। राजलक्ष्मी आशा को कुछ करने धरने न देती। विनोदिनी ने उसकी तरफदारी की और उसे काम में जुटाया। विनोदिनी को आलस जरा भी नहीं था। दिन भर वह एक सी काम में लगी रहती। आशा को वह छुट्टी नहीं देना चाहती। एक के बाद दूसरा वह कामों का कुछ ऐसा क्रम बनाती कि आशा के लिए जरा भी चैन पाना गैर मुमकिन हो जाता। आशा का पति छत वाले सूने कमरे में बैठा चिढ़ के मारे छटपटाता रहता है, यह सोचकर विनोदिनी मन ही मन हंसती रहती। आशा अकुला कर कहती, भाई आंख की किरकिरी, अब जरा इजाजत दे दो, वे नाराज हो जाएंगे। झट विनोदिनी कहती, बस जरा सा इसे खत्म करके चली जाना, ज्यादा देर न होगी। जरा देर में आशा फिर उद्विग्न होकर कहती, न बहन, अब वे सचमुच ही नाराज हो जाएंगे, मुझे छोड़ दो, मैं चलूं। विनोदिनी कहती, जरा सा नाराज ही हो जाए तो क्या, सुहाग में गुस्सा न मिले तो मोहब्बत में स्वाद नहीं मिलता, जैसे सब्जी में नमक मिर्च के बिना। नमक मिर्च का क्या मजा होता है यह विनोदिनी ही समझ रही थी। उसकी नस नस में मानो आग लगी हुई थी। वह जिधर भी नजर डालती उसकी आंखें चिंगारियां उगलती। ऐसी आराम की गृहस्थी, ऐसे सुहाग के स्वामी, इस घर को तो मैं राजा की रियासत और इस स्वामी को अपने चरणों का दास बनाकर रखती। फिर आशा को गले लगाकर कहा, भाई आंख की किरकिरी, मुझे बताओ ना, कल तुम लोगों में क्या बातें हुई। तुमने वह कहा था जो मैंने करने को कहा था। तुम लोगों के प्यार की बातें सुनकर मेरी भूख प्यास जाती रहती है। एक दिन आखिर अजीज आकर महेंद्र ने माँ से कहा, क्या यह अच्छी बात है माँ, दूसरे के घर की जवान विधवा को घर में रखकर एक भारी जिम्मेदारी कंधे पर लाद देने की क्या जरूरत पड़ी, जाने कब क्या मुसीबत हो जाए। राजलक्ष्मी ने कहा, अरे यह तो अपने विपिन की बहू है, मैं इसे बेगानी थोड़ी समझती हूं। महेंद्र ने कहा, जो कहो, लेकिन यह अच्छा नहीं है, मेरी राय में इसे रखना ठीक नहीं। राजलक्ष्मी खूब जानती थी कि महेंद्र की राय को ठुकराना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने बिहारी से कहा, अरे बिहारी, एक बार तू महेंद्र को समझा कर तो देख। ये विपिन की बहू जब से यहाँ आई है तभी से इस बुढ़ापे में मुझे थोड़ा आराम मिला है। वह पराई हो या जो भी हो, मुझे कभी किसी से ऐसी सेवा नहीं मिली। बिहारी ने कोई जवाब न दिया। वह जाकर महेंद्र से बोला, यार, विनोदिनी की भी सोचते हो क्या। महेंद्र ने हंसकर कहा, सोचकर रातों की नींद हराम है। अपनी भाभी से पूछकर देख, विनोदिनी के ध्यान में इन दिनों सबका ध्यान टूट गया है। घूंघट की आड़ से आशा ने महेंद्र को चुपचाप धमकाया। बिहारी ने कहा, अच्छा, दूसरा विष वृक्ष। चुन्नी उसे यहां से निकालकर बाहर करने को छटपटा रही है। घूंघट से आशा की आंखों ने उसे फिर झटका। बिहारी ने कहा,
निकाल ही बाहर करूं तो लौट कर आने में कितनी देर लगती है। अरे विधवा का विवाह रचा दो, विष का दांत एक बारगी टूट जाएगा। महेंद्र बोला, विवाह तो कुंद से भी करा दिया गया था। बिहारी ने कहा, अरे इस उपमा को छोड़ो, विनोदिनी की बात कभी कभी मैं भी सोचा करता हूं। तुम्हारे यहां तो जिंदगी भर यह रह नहीं सकती और इनके यहां का जंगल किसी के लिए भी बनवास हो सकता है। विनोदिनी आज तक महेंद्र के सामने नहीं गई, पर बिहारी ने उसे देखा है। उसने सिर्फ इतना समझा है कि यह स्त्री जंगल में छोड़ने लायक नहीं, लेकिन शिखा घर के दिए में एक तरह से जलती है और दूसरी तरह से वह घर को आग भी लगा देती है। महेंद्र के मन में यह शंका भी थी। महेंद्र ने इस बात पर बिहारी की खूब खिल्ली उड़ाई। बिहारी ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन उसके मन ने समझा था कि यह स्त्री खिलवाड़ करने की नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। राजलक्ष्मी ने विनोदिनी को सावधान कर दिया था। कहा, देखना बेटी, बहू से इतनी मिठास न रखना। तुम गांव घर के गृहस्थ से यहाँ आ रही हो, आजकल के चाल चलन को नहीं जानती, बुद्धिमती हो, समझ बूझ कर चलना। इसके बाद विनोदिनी ने आशा को दूर ही दूर रखा। कहा, मैं भाई होती कौन हूं? मेरे जैसे स्त्री से अगर आप अपनी इज्जत बचाकर नहीं चलना चाहते तो कब क्या हो जाएगा कौन कह सकता है। आशा निहोरे विनती करती, गिड़गिड़ाती, रोती पीटती, लेकिन विनोदिनी एकदम अडिग बनी रहती। आशा बातों से आकंठ भर उठती, मगर विनोदिनी उसे तहजीर नहीं देती। इधर महेंद्र के बाजू शिथिल हो गए। जो अनियमितता पहले उसे कौतुक सी लगती थी, वही अब धीरे धीरे उसे दुखाने लगी। आशा के सांसारिक अपटुता से उसे खीज होती, लेकिन जबान खोलकर कहता नहीं। प्यार की जली हुई सेज पर आँख खोलकर धीरे धीरे घर गृहस्थी के कामों, लिखाई पढ़ाई में ध्यान देकर महेंद्र ने करवट बदली। अपनी चिकित्सा संबंधी किताबों का उसने जाने कहाँ कहाँ से उद्धार किया और अपने कोट पतलून को धूप दिखाने की चेष्टा की। विनोदिनी जब बिल्कुल ही पकड़ में न आई तो आशा को एक तरकीब सूझी। बोली, भाई आंख की किरकिरी, तो मेरे पति के सामने क्यों नहीं आती, भागती क्यों फिरती हो? विनोदिनी ने बड़े संक्षिप्त में लेकिन तेज स्वर में उत्तर दिया, छी। आशा बोली, क्यों? मां से तो मुझे पता चला है कि तुम हम लोगों की गैर नहीं। गंभीर होकर विनोदिनी ने कहा, संसार में अपना पराया कोई नहीं होता। जो अपना मानता है वही अपना है, जो पराया समझता है वह अपना होते हुए भी पराया ही है। आशा ने देखा यह बात लाजवाब है। वास्तव में उसके पति विनोदिनी के साथ ज्यादती करते हैं, सचमुच उसे गैर समझते हैं और नाहक ही उससे खींच करते हैं। उस दिन सांझ को आशा ने बड़े नाजो अंदाज से पति के सामने चर्चा छेड़ी। तुम्हें मेरी आंख की किरकिरी से परिचय करना पड़ेगा। महेंद्र हंसकर बोला, तुम्हारे साहस की बलिहारी। आशा ने पूछा, क्यों? इसमें डर किस बात का? महेंद्र, अपनी सखी की तुम जिस गजब की खूबसूरती का जिक्र किया करती हो वह तो खतरे से खाली नहीं। आशा ने कहा, खैर वह मैं देख लूंगी, तुम मुझसे बोलोगे या नहीं इतना बता दो। विनोदिनी को देखने का कौतुक महेंद्र को भी था, फिर भी यह आग्रह उसे ठीक नहीं लग रहा था। हृदय के नाते के बारे में महेंद्र के उचित अनुचित का आदर्श औरों की अपेक्षा कुछ कड़ा था। इससे पहले वह विवाह की बात नहीं सुनना चाहता था, इसीलिए कि कहीं माँ के अधिकार पर आंच ना आ जाए, और अब आशा के संबंध की रक्षा वह इसी तरह से करना चाहता था कि पराई औरत के लिए उसके मन में जरा सा भी कौतूहल पैदा न हो। प्यार के मामले में वह बड़ा ही वैसा सा है, लेकिन पक्का। इस बात का उसे मन ही मन नाज भी था। यहाँ तक कि वह चूंकि बिहारी को अपना दोस्त कहता है, इसलिए दूसरे किसी को भी वह मित्र नहीं बनाना चाहता। कोई उसकी ओर खींचकर आता भी तो वह जबरदस्ती उसकी ओर से लापरवाही दिखाता और बिहारी के सामने उस बेचारे का मजाक उड़ाते हुए अपनी उदासी जाहिर करता। बिहारी कहीं ऐतराज करता तो महेंद्र कहता, यह तुमसे हो सकता है, कहीं भी जाते हो तुम्हें मित्रों की कमी नहीं रहती, मगर मैं हर किसी को मित्र नहीं मान सकता।
ऐसे महेंद्र का मन जब एक अपरिचिता की ओर कौतुक और व्यग्रता से बरबस खिंच जाया करता तो अपने आदर्श के आगे वह नीचा हो जाता। सो वह विनोदिनी को घर से हटाने के लिए अपनी माँ को तंग करने लगा। आशा द्वारा अधिक आग्रह किए जाने पर महेंद्र ने कहा, रहने भी दो चुन्नी, तुम्हारी किरकिरी से गपशप करने की फुर्सत कहाँ अपने पास। पढ़ने के वक्त किताबों से नाता और फुर्सत की घड़ियों के लिए तुम हो। इस बीच दोनों के बीच में विनोदिनी के लिए सुई की नोक भर भी जगह छोड़ने को महेंद्र तैयार नहीं था। यह बात उसके गर्व का विषय बन बैठी। उसका वह गर्व आशा से सहा नहीं जाता, पर आज उसने हार कबूल कर ली। कहा, खैर मेरी ही खातिर तुम मेरी किरकिरी से बोलो। आशा के आगे अपने प्रेम की दृढ़ता और श्रेष्ठता प्रमाणित करके अंत में बड़ी कृपा करके वह विनोदिनी से बात करने को राजी हुआ। दूसरे दिन सुबह आशा गई और सोई हुई विनोदिनी से लिपट गई। विनोदिनी बोली, यह कैसा गजब, चकोरी आज चांद को छोड़कर मेघ के दरबार में। आशा ने कहा, तुम लोगों की यह कविता मेरी समझ में नहीं आती, फिर गोबर में नाहक ही क्या घी डालना। जो इन बातों का जवाब दे सकता है चलकर एक बार उसे सुनाओ। विनोदिनी ने पूछा, आखिर वह रसिक है कौन। आशा ने कहा, तुम्हारे देवर, मेरे पति। मजाक नहीं, तुमसे बातें करने के लिए वह मुझे परेशान कर रहे हैं। विनोदिनी अपने मन में बोली, बीवी के हुक्म से मेरी बुलाहट हुई है और मैं सिर पर पांव रखकर भागी जाऊंगी, ऐसी समझाया मुझे। विनोदिनी किसी भी तरह तैयार न हुई तो आशा पति के सामने बड़ी लज्जित हुई। मन ही मन महेंद्र इस बात पर बड़ा नाराज हुआ। मेरे सामने आने में ऐतराज, मुझे दूसरे लोगों की तरह मामूली समझती है। कोई और होता तो न जाने कब कितने बहानों से विनोदिनी से मिलता, बोलता चालता, लेकिन महेंद्र ने कभी इसकी कोशिश तक नहीं की। इसी से विनोदिनी को क्या मेरा परिचय नहीं मिला। एक बार भली प्रकार जान लेती तो समझ जाती कि मुझ में और दूसरे पुरुषों में क्या फर्क है। 2 दिन पहले विनोदिनी भी कुढ़न से बोली थी, इतने दिनों से मैं इस घर में हूं और महेंद्र एक बार भी मुझे देखने की कोशिश नहीं करता। बुआ के कमरे में होती हूं तब भी वह किसी बहाने अपनी माँ के पास नहीं आता। ऐसी लापरवाही किस बात की। मैं कोई जड़ पदार्थ हूं क्या? मैं आदमी नहीं, स्त्री नहीं? कहीं वह मुझे जान पाता तो पता चलता कि उसकी प्यारी चुन्नी और मुझ में क्या फर्क है। आशा ने तरकीब सुझाई, तुम कॉलेज गए हो यह कहकर मैं उसे अपने कमरे में ले आऊंगी कि अचानक तुम बाहर से आ जाना, बस कोई बस न चलेगा। महेंद्र ने पूछा, आखिर किस गुनाह के लिए उसे इतनी बड़ी सजा? आशा बोली, मुझे गुस्सा आ गया है, तुमसे मुलाकात करने में भी आपत्ति, उसकी अकड़ तोड़कर ही रहूंगी। महेंद्र बोला, तुम्हारी प्यारी सखी को देखे बिना मैं मरा नहीं जा रहा हूं। मैं यूं चोरों की तरह उससे नहीं मिलना चाहता। आशा ने महेंद्र का हाथ पकड़कर उससे विनती की, मेरे सिर की कसम तुम्हें, एक बार, बस एक बार तो तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। जैसे भी हो उसकी हेकड़ी तो भुलानी ही पड़ेगी, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना। महेंद्र चुप रहा। आशा बोली, मेरी आरजू है, मान जाओ। महेंद्र को भी ललक हो रही थी, इसलिए बेहद उदासी दिखाकर वह सहमत हुआ। शरद की धुली दोपहरी। महेंद्र के कमरे में विनोदिनी आशा को कारपेट के जूते बनाना बता रही थी। आशा अनमनी सी बार बार बाहर ताक ताक कर गिनती में भूलकर अपने आप को बेहद सीधा दिखा रही थी। विनोदिनी ने आखिर तंग आकर उसके हाथ में पकड़ा हुआ कारपेट झपट लिया और जल्दी से कहा, यह तुम्हारे बस की नहीं, मैं चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। आशा ने कहा, बस जरा देर और, देखो अब भूल नहीं होगी। आशा सीने से लग गई। इतने में दबे पांव महेंद्र आया और दरवाजे के पास विनोदिनी के पीछे खड़ा हो गया। आशा सिलाई पर आंख गड़ाए हुए धीरे धीरे हंसने लगी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।